तो कुछ ही घंटे बाद अमेरिका को अपना नया निर्वाचित राष्ट्रपति मिल जाएगा। और नए निर्वाचित राष्ट्रपति में कौन कौन से नाम है? एक नाम है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर ऐसा हुआ तो वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे। और दूसरा नाम है जो बाइडेन की डिप्टी रही कमला हैरिस। कमला खुद भारतीय मूल से आती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं का जो मुद्दा उठाया है वो भारतवंशी वोटों पर कितना असर डालेगा, यही बात करने के लिए मेरे साथ मेरी प्यारी मित्र, पुरानी पत्रकार मेरे साथ की, आज तक में हम दोनों साथ काम किया करते थे, सविता पटेल मास्टर हैं अपने काम में। सविता, कैसा लगता है अमेरिका में अब? और जब आप एक चुनाव देख रहे हैं और न्यूज रूम का वो चुनाव जब 24 घंटे हड़बड़ सब कुछ चलता रहता था और आप एक से एक डायरेक्शन दे रही होती थी, कितनी बदली है दुनिया आपके लिए? बिल्कुल दीपक, एक न्यूज रूम का जज्बा अलग ही होता है। वो आपके साथ पूरी लाइफ रहता है, चाहे आप न्यूज रूम में हो या नहीं। आई कॉल इट एन एडिक्शन। न्यूज से आप कभी भी छूट नहीं सकते, चाहे आप कितने भी दूर चले जाएं हिंदुस्तान से। जैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के दिल में रहता है, वैसे न्यूज रूम भी रहता है। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ दोबारा जुड़ के आज। जहां तक बात करें, जो चुनाव होने वाला है, कल इलेक्शन डे है यहाँ पे। आपको मालूम है, अर्ली वोटिंग काफी स्टेट्स में जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ स्टेट्स में पिछले 2 हफ्ते से हो रही है। तो अगर देखा जाए तो 160 मिलियन से ज्यादा वोटर्स हैं अमेरिका में रजिस्टर्ड, 162 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली। उसमें से 70 मिलियन लोग वोट दे चुके हैं अर्ली वोटिंग में। तो 50% तो नहीं कहूंगी, आज फिर से एक दिन शुरू हुआ है, हो सकता है कि 50% वोट हो जाए इलेक्शन डे आने से पहले भी। उसके रुझान आप देखें तो डिपेंड करता है कि पोलस्टर कौन है। जो कंजर्वेटिव पोलस्टर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को फेवर करते हैं, वो दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। कुछ पोल्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे, जो सॉर्ट ऑफ प्रो डेमोक्रेट हैं या लिबरल पोलस्टर्स उनको कहा जाता है, वो दिखाएंगे कि कमला हैरिस भी कुछ स्टेट्स में आगे हैं। अमेरिका के काफी 50 स्टेट्स जो हैं, उसमें से 6 या 7 स्टेट्स हैं जो प्रेसिडेंट को डिसाइड करते हैं। ऐसा यूं कि काफी सारे स्टेट्स, 20 से ज्यादा, मान लीजिए कि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये रिपब्लिकन्स को ही वोट करते हैं मेजोरिटी। दूसरे स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया, जिसमें मैं हूँ, वो कंप्लीटली ब्लू स्टेट कहा जाता है उसे। जो ट्रेडिशनली रोनाल्ड रेगन ऑब्वियसली रिपब्लिकन थे, पर उसके बाद से वो डेमोक्रेट ही वोट करते हैं। तो इन स्टेट्स में उस तरह का जज्बा या कैंपेनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बड़े कैंपेन्स हैं दोनों प्रेसिडेंशियल, वो अपनी सारी फंड्स और सारी कैनवसिंग उन स्टेट्स में लगा रहे हैं जहां पे 50-50, 49-48 ऐसे पोल्स निकल कर आ रहे हैं। उन स्टेट्स को पर्पल स्टेट्स भी कहा जाता है, स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स कह लीजिए। तो इस डिसाइड करेंगे, जैसे पिछले साल जॉर्जिया ने डिसाइड किया था कि बाइडेन को 14,000 वोट से वो आगे थे। तो काफी नैरो, मैं कहूंगी, अभी रेस चल रही है। और इतनी नैरो रहेगी? इतनी ही नैरो रहेगी, ये उम्मीद की जा रही है। सारे पोल्स में 5% वेरिएशन होता है। 22 के जो मिड टर्म्स पोल है, यहाँ पे हर 2 साल चुनाव होता है, प्रेसिडेंशियल चुनाव 4 साल में होता है। लेकिन 2022 का जो मिड टर्म पोल था, जिसमें कांग्रेस के काफी सीट्स का री इलेक्शन था, उसमें पोल्स 5% से भी ज्यादा गलत थे। ज्यादातर सारे पोल्स, जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में भी ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स कई बार बहुत गलत हो जाते बहुत हैं कई गलत। स्टेट्स में। उस तरह से लोग, हाँ, और इसी वजह से शायद वो एक अ, दिलचस्प सा एक माहौल बना रहता है आखिर तक, जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। क्योंकि ये सब प्रिडिक्शन है, ये सब एग्जिट पोल्स हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट आता है वो कहना मुश्किल होता है कि कोई 1 लाख वोट से जीतेगा या 14,000 से। पर इतना तय है कि काफी क्लोज रेस रहेगी। और काफी कमला हैरिस, अगर 1 महीने पहले ये चुनाव होता तो शायद वो थोड़ा, उनमें जज्बा ज्यादा था डेमोक्रेट वोटर्स में। अभी पिछले 2 हफ्ते में ट्रम्प कैंपेन की मोमेंटम वापस रिवाइव हुई है। आपको लग रहा है कि एट द लास्ट आवर ट्रंप ने अपनी कैंपेन को रिवाइव किया है? क्योंकि मैं
भारत से आपसे बात कर रहा हूं, और परसों ही उनका एक बड़ा ट्वीट आया जिसमें लिखा गया, उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में लिखा और कहा कि मैं होऊंगा तो ऐसा वहां पर बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्या ट्रंप ये जताकर, हिंदू शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, ये जताकर भारत के जितने भारतवंशी हैं उनके वोटों पर उनकी नजर है? क्योंकि हमारा वोटर लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 मिलियन के आसपास है। जी जी। डेफिनेटली अगर आप परसेंटेज में देखें तो इंडियन अमेरिकन वोट या हिंदू अमेरिकन वोट अगर आप कहें, उसमें से जो मेजॉरिटी हैं वो नंबर्स में बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप एक स्टेट देखें, जॉर्जिया, जहां 14,000 से बाइडेन जीते, जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें आप अगर 1,000 वोट भी एक कम्युनिटी किसी को दे और वो उस तरफ रुझान उनका बने, तो वो काफी मायने रखता है। जो नंबर्स हो जाते हैं, ओवरऑल परसेंटेज ना भी हो। डोनाल्ड ट्रंप काफी टाइम तक, अनलाइक 2020 जब उन्होंने कैंपेन किया था, एक तरह से एक एम्प्टीनेस सी लग रही थी कि वो हिंदू वोटर्स को क्यों नहीं उतना तवज्जो दे रहे हैं या डायरेक्टली उनको क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, जिसमें आप भी थे, हाउडी मोदी इवेंट के बाद में उन्होंने बोला था। और इस बार ये जरूर था कि जिन भी हिंदू अमेरिकन से आप बात करें, वो ये बोलते थे कि ही इज अ थर्ड टाइम कैंडिडेट, देर इज नथिंग न्यू टू नो अबाउट हिम। उनकी पॉलिसीज, उनकी पर्सनालिटी, उनके क्या रूल्स रहेंगे, क्या वो लॉज लाएंगे, उनके बारे में एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव राइट्स या अबॉर्शन कुछ भी नया नहीं था डिस्कस करने को। तो उनका ये मानना था कि उस तरह से कैंपेनिंग इंडियन अमेरिकन, हिंदू अमेरिकन को वो नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली। शायद वो इस वजह से भी हो सकता है कि कमला हैरिस इंडियन अमेरिकन हेरिटेज की हैं, वो हिंदू हैं, वो पूजा पाठ करती हैं रेगुलरली। अपने हर ओथ टेकिंग से पहले वो घर में अपने एक प्रीस्ट बुलाती हैं। तो उनका शायद ये था कि मैं अपने फंड्स क्यों इस चीज पे फोकस करूं, क्योंकि उनके पास जो लैटिन अमेरिकन वोट्स थोड़ा सा स्विच हुआ है डेमोक्रेट से, उस पे उन्होंने फोकस किया। एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने काफी कैंपेनिंग और कैनवसिंग की रिपब्लिकन कैंपेन में। उनमें से कुछ लीडर्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये स्टेटमेंट, जब से पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं बांग्लादेश के हिंदूज की चर्चा आई है न्यूज में, वो काफी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पॉइंट एक हिंदू अमेरिकन समाज में इम्पोर्टेंट उभर के आ रहा है। वो सिर्फ इंडियन हिंदूज पे नहीं फोकस कर रहे हैं, जो यहाँ के हिंदूज हैं वो ओवरऑल, चाहे आप नेपाल से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भी हिंदूज पे फोकस कर रहे हैं, उनकी जो सिचुएशंस है उनकी होम कंट्रीज में, उस पे। तो उन्होंने काफी इस चीज को लेके कैनवसिंग की और कोशिश करी एडवोकेसी करने की। और वो ये इस चीज का श्रेय लेते हैं कि हमने, और जो कुछ और हिंदू ग्रुप्स हैं यहाँ पे, हिंदू एडवोकेसी ग्रुप्स, उन्होंने ट्रम्प कैंपेन को कन्विंस किया है। जिसका ये नतीजा है कि उन्होंने एक दिवाली के संदेश में साथ में हिंदू अमेरिकन को भी बोला, जो कि उन्होंने 2020 में भी काफी आगे चढ़ के बोला था, स्पेशली आफ्टर इज अहमदाबाद विजिट। तो कहीं ना कहीं जो वो ग्रुप्स हैं रिपब्लिकन हिंदू ग्रुप्स, उनमें एक सडनली एंथुजियाज्म बढ़ा है पिछले 4-5 दिन में। लोग अगर भारतीय होंगे तो यार, कमला नाम से रिलेशन, कमल का सिंबल, तो सब तो ये मान के चल रहे होंगे कि कमला हैरिस को ही जाएगा जितने हिंदू भारतीय वोट हैं। क्या कुछ वोट डोनाल्ड ट्रंप को जाएगा, आपको ऐसा लगता है? जी दीपक, जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में, वो मेजॉरिटी नहीं हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे आया था, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू द लास्ट 2 इलेक्शंस। जब वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी, तब भी उसके पहली बार जब उन्होंने ओबामा को वोट दिया इंडियंस ने, या जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने, तो इंडियन अमेरिकन वोट्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादातर लिबरल ही रहा है। आप इजीली कह सकते हैं कि 65 to 70% इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं, क्योंकि उनकी कुछ लिबरल पॉलिसीज हैं जो प्रो इमिग्रेशन हैं। वो कहते हैं कि हम व्यूज में लिबरल हैं, लेकिन फिजिकली हम कंजर्वेटिव हैं। फिजिकली मतलब कि उन जो यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अपनी रूट्स यहाँ पे बनाई हैं और उन्होंने मेहनत करके अपना करियर और पैसा कमाया है, वो लोग रिपब्लिकन्स को फेवर करते हैं जहां तक टैक्सेस की बात आती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल क्लास के टैक्सेस के लिए
थोड़े से फेवरेबल हैं। डेमोक्रेट्स थोड़ा सा टैक्स रिजीम स्ट्रिक्ट रखते हैं इस वजह से। लेकिन क्योंकि इमिग्रेशन उनके और उनके आने वाले जनरेशन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन से 2/3 लोग इजिली डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, और वो कमला हैरिस की तरफ ही वो वोट जा रहा है। फर्क ये है कि एक जज्बा जो कैनवसिंग का है, डोर टू डोर आप जा रहे हैं, आप फोन कॉल्स कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, वो एक जज्बा जब जो बाइडेन के विड्रॉ किया उन्होंने, उसके बाद जो कम्युनिटी में जज्बा देखा गया, जो कि डेमोक्रेटिक कम्युनिटी से पैरेलल ही आप देख सकते हैं, बहुत फर्क नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेकेंड जनरेशन अमेरिकन हैं वो उससे काफी जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पले बड़े हैं। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि जितने रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो कुछ ज्यादा जो इंडियन सपोर्टर्स हैं वो ज्यादा मूव नहीं हुए हैं। वो कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप के पीछे ही खड़े हैं, चाहे फंड रेजिंग हो, चाहे उनको वोट देना हो, चाहे वो उनकी कैनवसिंग या कैंपेनिंग कर रहे हैं। हिंदू मुद्दा इस बार बहुत ज्यादा अर्ली इलेक्शन में नहीं बढ़ के आया। 4-5 दिन से चल रहा है कि ये न्यूज में आया है या इंडियन कम्युनिटी के चर्चों में थोड़ा सा उभर के आया है। लेकिन ये जरूर है कि उनके वोटर्स शिफ्ट नहीं हुए। ठीक, एक बड़ा मुद्दा जो अमेरिकी चुनाव में है, ओपन बॉर्डर पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाल ही में क्या कई सारे इमिग्रेंट्स ऐसे आ गए जो सरकार के खर्चे पर रह रहे हैं, पल रहे हैं, और समाज में क्राइम का एक बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। तो क्राइम भी क्या अमेरिका के चुनाव में इस बार मुद्दा है? क्योंकि मैंने कहीं कार जैकिंग हो गई, शॉपलिफ्टिंग हो गई, इस तरह के जो पेटी क्राइम्स होते हैं उसकी तादाद बढ़ रही है इन आने वालों से। क्या ये सही है? दीपक, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक है कि पेटी क्राइम ओवरऑल बहुत बड़ा है। आप सैन फ्रांसिस्को जैसे एक शहर में देख लीजिए, जो कि 10 साल पहले एक गोल्डन सिटी थी, अब आप वहां कार पार्क करने से थोड़ा डरते हैं। जो हम 80s का न्यूयॉर्क के बारे में सुनते थे कि मगिंग हो जाती है, चोरी हो जाती है, वो सॉर्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को का एक माहौल बदला है पिछले 10 साल में, जो बहुत सरप्राइजिंग भी है। उसका एक कारण है ड्रग्स क्राइसिस, फेंटेनिल बहुत आ रहा है मेक्सिको बॉर्डर से। सेकेंडली, जब बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट कंपनीज या कम्युनिटीज आ जाती हैं, तो टैक्सेस ज़रूर आते हैं सिटी के पास, लेकिन बहुत सारे लोग घर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो होमलेस हो जाते हैं, तो क्राइम बढ़ता है। जब आप सोसाइटी एफ्लुएंट होती है तो सोसाइटी में कुछ तबके में गरीबी भी बढ़ती है, वो नहीं अफोर्ड कर पाते अपनी रेंट। उस तरीके से अगर आप देखें तो क्राइम इतना बढ़ गया है कि उससे टैकल करने का बजट बहुत हाई है। तो सरकार के रूल बदले, मान लीजिए कि अगर $900 से कम का क्राइम है तो हम नहीं अरेस्ट करेंगे, क्योंकि अरेस्ट करके उसको प्रोसेस करके उसको लीगल तरीके से आगे बढ़ाने में और उनको पुलिस कस्टडी में रखने का जो बजट इतना हाई हो गया था कि उन्होंने उसको एक $900 का लिमिट बना दिया, मान लीजिए, जो कि इस चुनाव में फिर बदलेगा क्योंकि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये रिपब्लिकन्स ने मुद्दा उठाया है कि क्राइम बढ़ा है सोसाइटी में, होमलेसनेस बढ़ी है, ड्रग क्राइसिस बढ़ी है, जबकि काफी हद तक टैक्स डॉलर्स आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। टेक कम्युनिटी से तो काफी टैक्स डॉलर्स आते हैं और बैंकिंग से। तो ये मुद्दा वो लोग इमिग्रेशन को जोड़कर देख रहे हैं। पैंडेमिक के बाद इमिग्रेशन जो 1-2 साल कम हुआ था क्रॉस बॉर्डर, क्योंकि लोग अलग अलग कंट्री कनाडा बॉर्डर से एंटर करते हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि हर जगह लॉकडाउन था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें पिछले 1 साल में इतने सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, तो अमेरिका की क्या बॉर्डर पॉलिसी है कि अगर आप अपने कंट्री में अंडर अटैक फील करते हैं, अगर आपकी लाइफ को खतरा है, तो आप असाइलम सीक कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में भी काफी कंट्रीज में है। तो इस लूप होल से या इस लॉ से कह लीजिए, बहुत से लोग बॉर्डर पे आते हैं, और वो कई लोग इलीगली क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और कई लोग लीगली कहते हैं कि वी आर अंडर थ्रेट। तो जो लीगली कहते हैं उसको अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो जज के सामने जाते हैं, वो डिटेंशन सेंटर में रहते हैं, उनकी प्रोसीडिंग होती है जिसको 6 से 8 महीने, 10 महीने भी लगते हैं। उसमें आप हर आदमी पे $150 स्पेंड कर रहे हैं। तो रिपब्लिकन्स ने ये मुद्दा जरूर उठाया है, और ये चुनाव का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कहा जा रहा है कि अगर रिपब्लिकन्स जीतते हैं तो ये जीतेंगे क्योंकि वो सोच रहे थे कि अबॉर्शन बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन रिपब्लिकन कैंपेन ने इमिग्रेशन को उससे भी बड़ा मुद्दा बनाया। कितने इमिग्रेंट्स उसमें से चोर या उचक्के निकलते हैं, वो शायद परसेंटेज वाइज नॉर्मल पॉपुलेशन के ही परसेंटेज का होगा,
जाहिर है हर तरह के लोग, गैंग लीडर्स वगैरह भी क्रॉस बॉर्डर मतलब आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेटी क्राइम्स करते हैं। लेकिन क्या सारे इमिग्रेंट्स क्रिमिनल्स हैं, ये कहना गलत होगा। ठीक है। अब मैं आता हूं महंगाई पे। मैंने एक मतलब अमेरिका में रह रहे अपने एक पुराने मित्र से बात की। उसका कहना है कि महंगाई भी इन चुनाव में लोग महसूस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को संभालना ये सरकार की दिक्कत बन गया है। मैंने उनको बोला था, हमारे ये गाने चलते थे, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो क्या अमेरिका की महंगाई डायन भी वहां के आम लोगों को खा रही है? बिल्कुल, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले जो पैंडेमिक में डाउन टर्न आया है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे वेस्टर्न यूरोप की काफी कंट्रीज रिसेशन में है, वैसे अमेरिका भी शायद अभी रिसेशन में है। इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स नहीं, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत हाई था पिछले 2 या 3 साल में। सरकार ने काफी फ्री पैसा दिया था लोगों को जब बिजनेसेस बंद थे, जिस वजह से भी इन्फ्लेशन हाई होता है, जैसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। लेकिन उसका जो रेपरकशन होता है डेली लाइफ पे, वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें पहले फ्री पैसा दिया गया इसलिए अब महंगाई है। लेकिन महंगाई इतनी है कि जो ब्लैक अमेरिकन वोटर्स हैं, स्पेशली मेन जो घर चलाते हैं आमतौर पे जिसे कहा जाता है, वो उस तादाद में कमला हैरिस को वोट नहीं कर रहे जैसे वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि ओबामा ने आके, जिसको लोग कहते हैं कि ब्रोज, सॉर्ट ऑफ ब्रदर्स, ब्लैक ब्रदर्स को डायरेक्ट मैसेज किया कि विमेन आर वोटिंग फॉर हर, ब्लैक विमेन। पर सबसे ज्यादा जो ब्लैक तबके का वोट होता है, जिनकी वोटिंग परसेंटेज सबसे हाई है, दे टर्न आउट टू द पोल्स इन द हाईएस्ट नंबर्स, मोर देन 90%, इवन कंपेयर टू वाइट अमेरिकन। तो जो ब्लैक अमेरिकन हैं, जो ब्लैक मेन हैं, वो ट्रंप को वोट कर रहे हैं, विच वॉज सरप्राइजिंग, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम। सेकेंडली, जो एक कम्युनिटी है जिसे ज्यादातर वर्किंग क्लास कम्युनिटी माना जाता है, जो लैटिन अमेरिकन हैं, जो साउथ अमेरिका से यहाँ आए हैं, जो कि सबसे बड़ा इमिग्रेंट तबका है, इंडियन से ज्यादा बड़ा है उनका परसेंटेज पॉपुलेशन में। वो लोग का वोट बहुत मायने रखता है। जो वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीजन्स, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु कांट वोट, जो वोटर्स हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लेशन का असर पड़ा है, जो महंगाई का असर है। चाहे रेंट देना हो, तो वो लोग पहली बार, जो बहुत लिबरल डेमोक्रेट्स होते थे क्योंकि वो प्रो इमिग्रेशन थे, उनकी फैमिलीज को यहाँ बुलाना चाहते थे और उन्होंने इमिग्रेंट वीजा पे काम किया था, वो लोग थोड़े बहुत, नॉट अ बिग परसेंटेज बट काफी हद तक, जितना नैरो मार्जिन में चाहिए होता है उतना, वो ट्रम्प की तरफ रुझान उनका बढ़ा है। तो ये डायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं कि इन्फ्लेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस। इन्फ्लेशन को डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन ने काफी बड़ा मुद्दा बनाया है, जब और दो ये मुद्दे हो एक गए, ऐसी चीज है जो लोग डायरेक्टली फील करते हैं। दो मुद्दे हो गए जो भारतीय चुनाव में सुनाई ही सुनाई देते हैं। एक तो महंगाई हो जाता है, दूसरा हो जाता है जी, हमारा कि क्राइम कितना बड़ा। क्राइम भी हमारे चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। अमेरिका में भी वो मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। मुद्दा है। अब मुझे बताइए, तीसरा चुनाव में सबसे बिल्कुल। हमारे यहाँ मुद्दा बनता है, वो है भ्रष्टाचार। तो करप्शन भी क्या अमेरिका के इन चुनाव में मुद्दा है? करप्शन भी कुछ हद तक मुद्दा है। यहाँ की डेली लाइफ में इतना करप्शन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क्राइम और इन्फ्लेशन से जुड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप एक मुद्दा उठा रहे हैं, वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक सिटीज हैं जो बहुत सक्सेसफुल होती थी, जैसे हम सैन फ्रांसिस्को एग्जाम्पल लेते हैं, जिनके पास इतने टैक्स डॉलर्स आ रहे हैं, तो वो सिटीज डिक्लाइन में क्यों हैं? क्यों वहां पे क्राइम हाई है? क्यों वो जो वहां की गवर्नमेंट्स हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही हैं करप्शन को? तो वो एक तरह से करप्शन, आप ये मत समझिए कि घूस देना। अगर आप ये समझिए कि करप्शन उसे कहते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको मेयर चुना है इलेक्शन में, आपकी जिम्मेदारी है इस सिटी को एक वाइब्रेंट सिटी बनाना, आपके पास टैक्स डॉलर्स आ रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन ने काफी सारे डेमोक्रेटिक गवर्नर्स और मेयर्स पे ये एक्यूजेशन लगाया है कि क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का आपके सिटीज में, और क्यों क्राइम इतना हाई है आपके सिटीज में। तो वो एक तरह से उसको भी करप्शन माना जाता है, चाहे वो घूसखोरी वाला करप्शन ना हो, जिसकी हम लोगों को ज्यादा, हम उसे ऐसे डिफाइन करते हैं नैरोली। पर इसको भी करप्शन माना जाता है कि अगर आपको किसी ने चुना है,
लोगों ने चुना है और मेयर या गवर्नर बनाया है, तो आपका काम है कि उनकी लाइफ को आप स्मूथ बनाइए, उनकी लाइफ को आप क्राइम फ्री बनाइए और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपके पास टैक्सेस बहुत हैं, हाई टैक्स डॉलर्स आपको मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्ड हैं। तो व्हाई इज इट दैट यू आर नॉट एबल टू गिव देम अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ? तो डोनाल्ड ट्रंप ये मुद्दा काफी उठाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल सविता, मेरी दोस्त है, आपको क्या लगता है, ट्रम्प या हैरिस? अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे एक महीने पहले पूछते तो शायद मैं बोलती कमला हैरिस। जज्बा बहुत हाई था, जॉय, एक वर्ड जॉय जिसे आप एक अंदर से खुशी अ, मान के चलें, वो बहुत था, क्योंकि जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी रहने तक डेमोक्रेट्स थोड़े से मायूस से थे, उन्हें वो नहीं लग रहा था कि वो एक डायनामिक पर्सनालिटी के लिए घर से बाहर निकल के कैनवसिंग करें, जो पार्टी वर्कर्स थे, जो इंडिविजुअल्स थे, जो रेजिडेंट्स थे। लेकिन जैसे ही कमला हैरिस का नॉमिनेशन आया, सडनली एक 4 या 6 हफ्ते तक जज्बा इतना उभर के आया डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स में कि इट वाज अनहर्ड ऑफ कि आप इतना जल्दी एक यंग जनरेशन को घर से बाहर निकाल के, जो अपने कंप्यूटर्स पे कंफर्टेबल रहते हैं, वो अलग अलग घर जाके नॉक कर रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, तमाम लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन पिछले 10 या 15 दिन में मैं ये कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कैचअप किया है। इसमें एक चीज उभर के ये आ रही है कि एक फैक्शन था डेमोक्रेटिक पार्टी का जिन्होंने टिम वॉल्स को चुना एज अ वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। अब क्योंकि पेंसिल्वेनिया इतना इंपॉर्टेंट स्टेट होता जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि पेंसिल्वेनिया जिस तरफ जाएगा, फिलहाल वो 50-50 है, वो प्रेसिडेंट चुनेगा वो स्टेट। बाकी सब स्टेट्स में इतना नैरो नहीं है, हालांकि जॉर्जिया में भी है। लेकिन अब कहा, कुछ एक फैक्शन है डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कह रहा है कि हमने कहा था कि आप जॉर्ज शपीरो को वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनाइए, वो पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं, वो एक बहुत पिविटल स्टेट रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जिसे कहते हैं स्विंगिएस्ट ऑफ द स्विंगिएस्ट स्टेट। तो मिनियापोलिस ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्लू स्टेट है जिसके गवर्नर टिम वॉल्स हैं, उसमें शायद वो जो एक चंक ऑफ वोट्स जॉर्ज शपीरो लेकर आते पेंसिल्वेनिया से। लेकिन ये कहना तो अब आसान है, इन हाइंडसाइट यू आर ऑलवेज वाइजर। लेकिन ये मुद्दे जो होते हैं, जो ये डिस्कशन आ रहे हैं, उससे खुद ये उभर के आता है कि कहीं ना कहीं वो डाउटफुल हो रहे हैं कैंपेन के लिए। तो चलिए सविता, बात करके अच्छा लगा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार ये भी आज की तारीख में अमेरिका में मुद्दा मुद्दा है। और हम आपसे जुड़ेंगे जिस दिन परिणाम आ जाएंगे उसके बाद। और भारत के लिए कौन बेहतर होगा, इस पर भी बात करेंगे। आप हमसे जुड़ी, आपने इतना वक्त निकाला। और कौन कहता है कि आप धीरे बोलती हैं, छोटा बोलती हैं, आप हर चीज को बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करती हैं और लॉजिक और कन्विंसिंग लॉजिक के साथ उसको, फैक्ट के साथ उसको आप समझाती भी हैं। थैंक यू वेरी मच सविता। जैसे ही थैंक यू आपका दीपक। टेलीकास्ट जाएगा मैं इसको आपके साथ शेयर भी करूंगा।